Okay, can you guys hear me? As I always ask. Yes, Yes, sir. sir. Okay. I know कि ये बहुत ही ब्रेन डेडनिंग सेशंस हो जाते हैं इतना लंबे, और उसका सबूत ये है कि 75% ऑफ द क्लास तो बॉदर ही नहीं करती आने को। Anyway, आप लोग आ जाते हैं, ये बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की और इंटरेस्ट है माशाल्लाह से। तो लेट्स फिनिश दिस अप। अच्छा, एक चीज मैं एम्फसाइज ये करना चाह रहा था, जो मैंने शुरू के सेशन में भी आप लोगों को बताई थी, कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और मार्केटिंग आपका मेजर है, तो मेन ऑब्जेक्टिव को मत भूलिएगा। वो ग्रेड या डिग्री नहीं है, वो ये है कि आपको कोई जॉब अच्छी मिले, आपका करियर ट्रैक बने, या आप खुद अपने कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो करने लगे। तो उस लिहाज से एक बड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव चाहिए होगा, जिसकी मैं एम्फेसिस करने की कोशिश करता रहा हूँ। ये जो मैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का बताता हूँ, बेसिकली आपने जब अपने आप को सेल करना होगा मार्केट में जाके, तो वो बेस कंपनी को कन्विंस करने की बात होगी कि आप आर या सी रेवेन्यू बढ़ाने या मेंटेन करने और कॉस्ट को कंट्रोल में रखने या कम करने में आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। यानी वो जुबान में बात नहीं होगी, बट दरअसल वो ये देख रहे होंगे कि आपका क्या जो है वो किरदार हो सकता है कंपनी की अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी में। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको हायर करने का मतलब है आप कॉस्ट हैं कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज जहन में रखिएगा। अभी एक सेमेस्टर आपका और बाकी है, जॉब मार्केट के हालात खराब हैं, तो अभी से ज़रा सा देखना शुरू करें कि मार्केट में चाहिए क्या, स्किल सेट्स क्या हैं। अभी समझ लें इस ईयर के एंड तक आप ग्रेजुएट करेंगे, तो टाइम है कि आप कोई 2-3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर लें जो आपके काम आ जाएं, और ग्रेजुएशन से फिर तकरीबन आप समझें 2 महीने पहले अप्लाई करना शुरू कर दें। इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करें, ऐसी कंपनियों में भी जाएं जो जहां आपका काम करने का ना भी इरादा हो, कि आपको इंटरव्यू की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये बिगर पिक्चर को हमेशा जहन में रखिएगा कि ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो किस मकसद के तहत पढ़ रहे हैं। हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, मैसेज ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो आप सोचें। अच्छा जी, वो प्लानिंग आपने मैनेजमेंट में पढ़ी होगी, वो कहते हैं कि अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। All right, so assuming you can hear me and see the text, say yes, no, maybe. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Good. तो मैसेज की स्ट्रेटेजी, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, कहीं भी जला स्ट्रेटेजी आ गया, वो एनालिसिस पे बेस, स्वॉट एनालिसिस या इसका एक उल्टा जो कहलाता है टॉज एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, मुख्तलिफ टर्म्स हैं। एनवायरनमेंट का आप तजिया कर रहे हैं, उसके नतीजे में फिर आप मैच या फिट या हम आहंगी, आप समझ लें, जो भी आपके जहन में लफ्ज हो, आप ढूंढ रहे हैं कि भाई इनको अब मिलाना कैसे है। स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से मिलाना है, स्ट्रेंथ से थ्रेट को टैकल करना है। अपॉर्चुनिटी है और अगर वीकनेस है हमारी, तो उसको वीकनेस को दूर करके स्ट्रेंथ बनाना है। शायद अपॉर्चुनिटी बरकरार रहे उस वक्त तक, तो फिर हम फायदा उठा लें। और अगर थ्रेट है और वीकनेस है, तो ये तो तबाही हो जाएगी, तो हमने जल्दी से वीकनेस को ख़त्म करके स्ट्रेंथ बनाना है। उम्मीद है शायद थ्रेट वैसे ही ख़त्म हो जाए, मगर अगर थ्रेट बरकरार है तो फिर हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी उससे मुकाबला करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैसेज ऑफ स्ट्रेटेजी आपने बना ली कि हमने कस्टमर कंपेरेटर्स के मुकाबले में कस्टमर्स के दिमाग में
पोजीशन क्या लेनी है, कि हमारे बारे में क्या सोचें बिल मुकाबला कंपेरेटर्स के बारे में। तो अगर आपकी मोनोपोली है, जैसे के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है, तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं कि आप किससे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर कोई और है नहीं। हाँ, ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप सोलर लगवा लें, आप अपने गैस का जनरेटर लगवा लें, मगर वो कॉस्ट एफिशिएंट इतने नहीं है। ये स्काई इलेक्ट्रिक वाले हैं, वो इस चीज़ पे अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि टैरिफ अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको और फायदा होगा, क्योंकि आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के जरिए से, स्काई इलेक्ट्रिक से सोलर सिस्टम लगवा लें, तो आपको आमदनी भी इतनी मिलेगी, या वो जो आप यूनिट्स देंगे ग्रिड को, वो फिर आपके बिल में से जो है वो कट जाएंगे। तो मोनोपोली अगर है तो फिर तो हम पोजीशनिंग की बात नहीं करते। अगर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आमतौर पे होते हैं, तो फिर आपको पोजीशनिंग का सोचना पड़ता है कि हम क्या एसोसिएशंस कस्टमर के दिल और दिमाग में चाहते हैं, ताकि हम दूसरों से मुख्तलिफ हो सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि ब्रांड एक्विटी बन सके, डिफरेंशियल इफेक्ट। अब ये मैसेज स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए हमें क्रिएटिव स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ती है। क्रिएटिव स्ट्रेटजी वो है कि एक्चुअली जो इश्तिहार बन रहा है, अभी हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हम अपने मैसेज का इजहार कैसे करेंगे, ठीक है ना? Yes, no, maybe, can you hear me? Okay, very good. लेट्स से क्रूड मिसाल है कि वैलेंटाइंस डे पे आप अपने महबूबा से इजहार करना चाह रहे हैं, आपने सोच लिया कि इजहार तो करना है। मैसेज स्ट्रेटजी क्या है आपकी? एक्सक्यूज मी, कि आप जो है दूसरों से मुनफरिद हो जाएं और आपको जो है पसंद किया जाए, आपकी पोजीशनिंग बेहतर हो जाए। अब क्रिएटिव, ये जब आपने सोच लिया, अब आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे कि भाई आपने फूल देने हैं तो एक फूल देना है, पूरा गुलदस्ता देना है, ये बात जैसे फिल्मों में दिखाते हैं पूरा ट्रक भिजवाना है अगर पैसे हैं आपके पास। एक इंडियन फिल्म में दिखाया तो उन्होंने पूरे शहर के फूल खरीद लिए थे। उनकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी, ये फूल नहीं देना, कार्ड देना है, या कोई जो है आपने गिफ्ट देना है। व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू एक्सप्रेस द आइडिया? यही सिमिलर चीज हो रही है कि जब आपने सोच लिया कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर टारगेट मार्केट हमारे हमारे बारे में एक्स वाई जी तरीके से सोचें, ए बी सी एसोसिएशंस हों, तो हमने इस बात का इजहार कैसे करना है? तो पोजिशनिंग या मैसेज स्ट्रेटजी होगी व्हाट the ad is attempting to say or convey about the brand, और क्रिएटिव स्ट्रेटजी होगी the way, the how, कि उस ब्रांड के जो मैसेज है उसको कन्वे कैसे कर। ठीक है, कुछ समझ आई है बात? होपफुली। कुछ समझ नहीं आई और वजाहत कर देते हैं, तो इतना बता दिया करें, हाँ आवाज आ रही है तो मेरी जॉब पूरी हो जाएगी, बाकी है कि यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, यस शुक्र है। अच्छा भाई, अब पोजिशनिंग की जो वहाँ थी टेबल है पेज 223 पे, कि आप सबसे पहले तो डिफाइन करें कि भाई हमारे पोजिशनिंग होगी क्या, ताकि हम ब्रांड इक्विटी की बुनियाद रख सकें। ठीक है, तो ये अभी जो स्वॉट एनालिसिस के तहत पढ़ा, कंपेरेटर्स को आप समझें, है कौन हमारा कंपेरेटर? तो जैसे कोक का कंपेरेटर कौन है बताएं? पेप्सी। डायरेक्ट कंपेरेटर तो पेप्सी है, जो कि उस जैसा प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये तो सबसे आसान होता है। हम एक लेट्स से चिप्स बना रहे हैं, पैक थैली में बंद करके, भाई दूसरे भी चिप्स बना रहे हैं, तो सुपर क्रिस्प का कंपैरेटर लेज वाले हो गए। ठीक है, ये तो बात आसान होगी। अब दूसरे लेवल पे हम आते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म में कि पेप्सी या कोक पी क्यों रहे हैं लोग। ठीक है, तो अब और कौन से हम देखेंगे कंपैरेटर्स? यही मैं बात कर रहा हूँ, डार्क कोला, कोका कोला कैरामल कलर जो है, और पेप्सी कोला, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरेटर्स हो गए। अब थोड़ा सा इससे हम और ब्रॉडर हों तो कौन है कंपैरेटर्स?
कोक के? हेलो, सर यही सारी कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं। दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है। फैंटा तो खैर कोक का ही है, बट मिरिंडा हो गई, और आई थिंक स्प्राइट भी कोक का है, सेवन अप हो गई, ठीक है। अच्छा, और बड़ा कर दें, अगर आपने कभी कोक या पेप्सी प्यास लगने की वजह से पी हो, तो प्यास बुझाने के और क्या तरीके हैं? सर पानी, जूस। बिल्कुल। तो ये अब आप ब्रॉडन करते जा रहे हैं कंपैरेटिव, ये जिन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की है ना, कंपैरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फिर पानी और जूस आ गया, ठीक है। इसी तरह हम उस खाने पीने की अशिया में आ जाएं, तो आप चिप्स अगर ले रहे हैं, तो सारे चिप्स बनाने वाले तो आपके डायरेक्ट कंपेरेटर्स हो गए, ठीक है। मगर मसाला चिप्स तो मसाला चिप्स डायरेक्ट, फिर सादे चिप्स, फिर आपके लेट से जो शेप जिनकी बदली हुई है, जैसे प्रिंगल्स है मिसाल के तौर पे, या कुरकुरे हैं, या चीटोस हैं, फिर वो राउंड रिंग वाले आते हैं। फिर आप बिस्किट्स में आ जाएं, फिर आप और खाने पीने की अशिया में आ जाएं, फिर आप आ जाएंगे जनरली फूड की कैटेगरी में, या कोक के एग्जांपल में आप तमाम लिक्विड, फिर आप चाय, लस्सी, ठीक है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, सारे जूसेस, पानी, फ्लेवर्ड पानी, विटामिन पानी, एनीथिंग जो लिक्विड की इनटेक है उसमें आप आ जाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये दिस इज हाउ कंपनीज एक्चुअली थिंक। कोक के सीईओ जब नए बने थे, तो उन्होंने अपने सारे ग्लोबल हेड से पूछा कि भाई बताओ ग्रोथ कितनी आ सकती है हमारे बिजनेस को। तो उन्होंने अपने जमा करा के कैलकुलेट करके उन्होंने कहा भाई 1%, 2% ये ग्रोथ। तो उन्होंने कहा नहीं, सीईओ जो नया सीईओ आए थे उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें मार्केट का मालूम है, आप तो नए आए दूसरे जगह से और ये इतनी ग्रोथ रही है। तो सीईओ ने कहा अनलिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे है कि हम सिर्फ कोला बेचने तक महदूद नहीं है, हमने तो हर मशरूब को टारगेट कर सकते हैं। जिसका नतीजा ये निकला उस सोच का कि कोका कोला एज अ कंपनी गॉट इनटू द नॉन कोला मार्केट। मिनट मेड एक बहुत बड़ा ऑरेंज जूस का ब्रांड है बाहर, वो उन्होंने खरीद लिया, ठीक है ना। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में आ गए, एनर्जी ड्रिंक्स में आ गए, पानी में आ गए, दसानी ब्रांड जो है कोका कोला का। तो वो सारे मशरूबात में आते जा रहे हैं। हाँ, कुछ में ज़रा मुश्किल है एंट्री, क्योंकि कंपटीशन वहाँ बहुत सख्त है। हर कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनी जो है दूसरे कंपेरेटर्स या उनकी फील्ड में नहीं आ जाती। तो चाय में नहीं आए या कॉफ़ी में अभी नहीं आए। हालांकि आई थिंक कॉफ़ी फ्लेवर्ड कोका कोला भी आता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। पेप्सी वाले लिप्टन के साथ मिलके इन्होंने जो है वो आइस टी की को ब्रांडिंग की है। अच्छा, इससे भी आप आगे बढ़े जाएं, लेट्स से हम लिक्विड और फूड और, तो फिर अल्टीमेट कंपटीशन होता है, शायद इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हो, वो होता है कंपटीशन फॉर द मनी दैट द कस्टमर हैज, ठीक है ना। तो वो मैंने जिक्र किया था डीबीएस के डायमंड रिंग के इश्तिहार का कभी। डीबीएस दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड की कंपनी। नो सर। हाँ, तो इनका एक बड़ा जबरदस्त इश्तिहार था जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करता है, और हम बात इश्तिहार की ही कर रहे हैं, चाहे टीवी हो या मैगजीन में हो, कि आपका खरीदार जो है वो कौन है और उसके प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज क्या हैं। तो प्रिंट एड था ये, ब्लैक बैकग्राउंड में एक हीरे की अंगूठी जो कि उनका प्रोडक्ट है, हीरे के हार, अंगूठी और ब्रेसलेट, DBS, और फिर बी कैपिटल EERS, डी बियर्स, एस है आखिर में। ये दो भाई थे, उनके नाम पे थी ये कंपनी। गोल्ड, उनके डायमंड माइंस भी हैं बहुत बड़ी। तो सेंटर में एक बड़ी डायमंड रिंग, समझे 1 कैरेट की, जो कैरेट एक वजन का मेजर होता है डायमंड्स का, 1 कैरेट की डायमंड रिंग, और नीचे लिखा हुआ खाली हेडलाइन क्या थी, डू द रीमॉडलिंग ऑफ द किचन नेक्स्ट
ईयर। बेच हीरे की अंगूठी रहे हैं, हीरे बेच रहे हैं। हेडलाइन क्या दी हुई है? डू द रीमॉडलिंग ऑफ द किचन नेक्स्ट ईयर। क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा? है भाई? सर नो आइडिया। नहीं नहीं, नो आइडिया तो कहना बहुत आसान है। कुछ दिमाग लड़ाएं, सोचें अपना। बेच हीरे रहे, लेट्स से टारगेट मार्केट खवातीन है, एक सर्टेन डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक प्रोफाइल की। उनको हीरे का क्यों नहीं बता रहे हैं? उनको ये क्यों कह रहे हैं कि किचन की जो रीमॉडलिंग आपने करनी है वो अगले साल कीजिएगा? सर ये बता रहे होंगे कि आप हीरे पहने ज्यादा चले गए, किचन अगले साल चले जाएं। एग्जैक्टली, बजट लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो मिलिंडा गेट्स हो, तो खैर डिवोर्स हो गई उनकी, मगर उनको आधी दौलत तो मिलेगी। कोई भी हो, उसके पास पैसे लिमिटेड हैं। उसके बहुत सारे उन्होंने काम करने हैं, बहुत सारी चीजें खरीदनी है। तो किचन की वह रीमॉडलिंग एक सोशो कल्चरल ट्रेंड है कि भाई ठीक है, अब किचन जरा पुराना हो गया, अब इसको रीमॉडल करना है। अगर पैसे वहां चले गए, बजट लिमिटेड है हाउस होल्ड का, तो हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकते। लेट्स से कि आप 10-15 हज़ार की डॉलर की हीरे की अंगूठी ले रहे हैं, तो वो ये कन्विंस करने हैं कस्टमर को कि भाई ये काम डिफर कर दें, ये अगले साल कीजिएगा, अभी अंगूठी ले लें। तो अल्टीमेट लेवल पे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंपटीशन हो रहा होता है। यानी हमने शुरू किया प्रोडक्ट फॉर्म टू प्रोडक्ट फॉर्म, आपका डायरेक्ट कंपेरेटर, फिर इनडायरेक्ट कंपेरेटर, फिर आप compete कर रहे हैं फॉर दी मनी, द डिस्पोजेबल इनकम जो कस्टमर के पास है, कि इसको हमने कैसे लेकर आना है, ठीक है। ओके, टारगेट मार्केट को समझना है, ये तो हमने बात कर ली थी। फिर पीओपी और पीओडी को समझना है, कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, कंपेरेटर्स जो है वो क्या ऑफर्स कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स। और ये कोरिलेशनल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसकी वजाहत चैप्टर में दी हुई है। लेट्स से आप कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग है, तो आप साथ साथ ये कैसे क्लेम करेंगे कि ये हाथों पे जेंटल भी है? जैसे डिश वॉशिंग की हम बात करें, तो जो पॉइंट्स हैं आपके एट्रीब्यूट्स के, उनमें कोई हम आहंगी भी होनी चाहिए, कोई लिंक भी होना चाहिए। आप दो मुतजाद क्लेम नहीं कर सकते। आप ये कस्टमर के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि भाई सस्ता भी है और बेहतरीन क्वालिटी भी है। ये इशू आ रहा है इनको, एक्सप्रेस पावर को, कि वो कह रहे हैं कि एक धुलाई में साफ भी हो जाएगा, क्योंकि एरियल वाले उन्हें चैलेंज करते हैं, एरियल का चैलेंज, एक धुलाई में साफ और दूसरे को हमने मौका दिया तो नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं नहीं, एक धुलाई में साफ भी है और 100 रुपये सस्ता भी है। तो ये थोड़ा सा कस्टमर्स के लिए, बाज कस्टमर्स के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये अच्छा भी है, महंगे जितने प्रोडक्ट जितना, और सस्ता भी है। तो ये थोड़ा सोच समझ के फीचर्स और बेनिफिट्स के क्लेम करना। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो आपको कंपेरेटर से डिफरेंट बनाए, वो डिजायरेबल हो, ये वो फेवरेबल की बात हो गई, डिलीवरेबल हो, क्लेम करना आसान है, एक्चुअली आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे डॉलेंस का क्लेम है, डॉलेंस लिया तो रिलायबल है, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। आपने शायद ही स्लोगन उनका सुना हो, टैगलाइन। मैंने डॉलेंस के क्वालिटी वाले से पूछा था, मैंने कहा ये जो आपका क्लेम है, तो इसकी आप कोई टेस्टिंग वगैरह करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की और उसकी, कि जिसकी बुनियाद पे आप क्लेम कर रहे हैं? मैंने उन्होंने अच्छा भाई, ये बाबर अब्बासी साहब आ गए क्या? क्लास में है इसको? नहीं, उनका मैसेज आप देख लीजिए और फिर मुझे समझा दीजिए कि अब मैं क्या जवाब दूं इस बात का। ग्रुप पे जरा मैसेज उनका देखिए। स्केड्यूल्ड क्लास है हमारी
फ्राइडे की, और मैं एक दिन पहले बता तो दिया करूं कि क्लास है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनीवे, तो उन्होंने ही जवाब दिया, डॉलेंस वाले ने, उन्होंने कहा हम कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिंग नहीं करते जिसकी बुनियाद पे हम ये क्लेम करते हैं कि डॉलेंस रिलायबल है। ये बस हमने ऐसी एक एडवर्टाइजिंग का स्लोगन बना लिया, मतलब वो डिलीवर नहीं करते वो वैल्यू। अच्छा जी, ये तो बात हो गई मैसेज की, स्ट्रेटजी की, पोजिशनिंग की। अब आते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी पे। ठीक है जी। तो अब आप अगर मुख्तलिफ इश्तिहार रिकॉल करें जो आपने जिंदगी में देखे होंगे या रिसेंटली देखे हैं, तो तीन किस्म के आपके पास जो है वो अप्रोचेस हैं बेसिकली। एक है इंफॉर्मेशनल, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल, और तीसरा है मोटिवेशनल। तो कुछ इश्तिहारों में ये अब नोट कीजिएगा आपके, अच्छा भाई ये फॉर्मेट, ये क्रिएटिव स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, वो है प्रॉब्लम सोल्यूशन की। ए, ए, जी सॉरी अबाउट दैट। तो अब आप नोट कीजिएगा इश्तिहारों के जो फॉर्मेट हैं, कि इंफॉर्मेशनल में जैसे कि नाम से जाहिर है आप कोई बात पहुंचा रहे हैं और उसके ज़रिए से अपना जो आप मैसेज स्ट्रेटजी में आपने सोचा था वो पैगाम आप पहुंचा। तो एक फॉर्मेट है इंफॉर्मेशनल का कि प्रॉब्लम सोल्यूशन। ये आप देखिएगा बड़ा कॉमन है। कोई इश्तिहार आपको याद आ रहे हैं, ज़रा सा दिमाग पे जोर डालें, कि जहाँ कंपनी वाले इश्तिहार में ये दिखाते हैं कि भाई ये आपका मसला है और ये रहा हल हमारे पास प्रोडक्ट। यस सर, वो शैम्पू वाले, 5 बिल्कुल प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। बिल्कुल। दाग लग गए उसको कैसे मिटेंगे, ब्राइट राइट कर देगा, सब कुछ राइट कर देगा, इतना बड़ा दाग है कैसे जाएगा। सर्फ वाले क्या कह रहे हैं, वो कीचड़ में बिल्कुल मसल गया और सूख गया, और दादी अम्मा कह रही हैं अब ये दाग नहीं जाने वाले। फिर वो बहू जो है, जो चैंपियन और हीरो हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, जो कोई नहीं कर सकता वो चैंपियन कर सकता है, वो सर्फ जो है वो दाग धुला देगा। डैंड्रफ का आपने सही बताया, काली रंगत है, ठीक है, मोटापन है, वट एवर, वो प्रॉब्लम को कंपनी पेश करेगी और बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। शैम्पू के इश्तिहारों में जैसे दिखाते हैं कि मतलब डैंड्रफ अगर हो गई तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, आप कोई काम नहीं आप कर सकेंगे। वो गा गा के क्या कहते हैं वो, आई थिंक हेड एंड शोल्डर्स के आएगा, और भाई डैंड्रफ आ गया तो वो जॉब में बेचारा वो जा नहीं पा रहा, इंटरव्यू देने के लिए शर्म से बैठ गया। वो उसको उसकी क्लासमेट बुला रही है, कोई हल्ला गुल्ला चल रहा है कैंपस में, कैंटीन में, वो उठ के शर्मा के बैठ जाते हैं। सेम फॉर फीमेल, टारगेटिंग करते हैं कि वो सिर्फ छोटा सा शादी प्रॉब्लम में नहीं। डांस नहीं कर। हाँ बिल्कुल। नाउ दिस इज रिडिकुलस, दिस इज स्टुपिडिटी, दिस इज नॉट रियल लाइफ। बट कंपनी चाहेगी कि आपके दिमाग में ये आइडिया आए। रेक्सोना का जो डिओड्रेंट लॉन्च हुआ था, लीवर्स ने जब किया था, तो वो एयर होस्टेस, तो फेमस जो मॉडल्स हैं वो उस इश्तिहार में आई थी, वो एयर होस्टेस बनी हुई है, और जब वो हाथ अपने लेफ्ट और राइट करती है दिखाने के लिए कभी एग्जिट कहाँ पे होंगे, अ, तो वो जेरे बाजू पसीना जो उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया, उससे ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं और लोग बस डिस्गस्ट की शक्ल बना लेते हैं। और बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम को पेश करना है ताकि कस्टमर को एहसास हो कि देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं। क्लियर शैम्पू जो है लीवर्स का, उसमें दिखाया है कि शायद आपने देखा हो कि वो पुलिस चेस कर रही है, खातून गाड़ी में जा रही है और वो उनको रोक लेते हैं, तो वो कहते हैं लाइसेंस, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करती हैं, वो कहते हैं ये नहीं, लाइसेंस टू वेयर ब्लैक कहाँ है तुम्हारे पास। तो वो शर्मिंदा हो जाती हैं कि हाँ लाइसेंस, वो क्या है लाइसेंस टू वेयर ब्लैक, कि क्लियर से इन्होंने बाल धोए हुए होंगे तो उनके ब्लैक ड्रेस पे डैंड्रफ नहीं गिरेगा। लजीजा खीर मिक्स
का इश्तिहार देखा है आपने कभी? यस सर, वो बहू खीर बनाती है तो जी, इम्तिहान है तुम्हारा। बहू पहली दफा खीर बना रही हैं तो अंडर प्रेशर हैं, प्रॉब्लम है। उनकी जो नंद है छोटी, वो भी कह रही हैं कि चाची अब तो, या व्हाटएवर जो रिश्ता है उनका, कि अब तो आज आज आपका बड़ा इम्तिहान है, और बड़ी टेंशन में वो खीर बनाती हैं। तो प्रॉब्लम सेटअप हो गया, सोल्यूशन उसका लजीजा खीर मिक्स है। और सोल्यूशन ऐसा है कि वो ससुर जो है वो कह रहे हैं कि भाई और बनाना, नेक्स्ट टाइम जब बनाओ तो बहुत मजे की थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कंपनियां कोशिश करती हैं, एक अप्रोच ये है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन के फॉर्मेट, दूसरी है डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्मेट में। ऑफ कोर्स ये ओवरलैप और कंबाइन भी हो सकता है कि डेमो दिखा दिया, इसकी मिसाल हमने ले ली थी कि हाँ, आपने दिखाया कि प्रोडक्ट, और वो एनिमेशन के फॉर्म में हो सकता है, जैसे बाज डिटर्जेंट्स के उसमें दिखाते हैं कि वो केमिकल गया पाउडर का, उसने मैल को मकनातीस से खींच के दिखा लिया। तो फैंटेसी डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, और रियल लाइफ रियलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है कि जहाँ आप एक्चुअली बगैर एनिमेशन या एग्जैजरेट किए हुए सीजीआई के जरिए से आप रियल दिखा रहे हैं कि हाँ भाई देखें ये चीज़ साफ हो गई, या ये छुरी हमारी इतनी तेज है कि उसने जो है वो एक बार में जो है वो चीज़ को काट दिया, बड़े शार्प नाइज है हमारी, व्हाटएवर इट माइट। प्रोडक्ट कंपैरिजन आप दिखा सकते हैं, ये रियल एक्सप्रेस वाले कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ इसमें मसला ये है कि डायरेक्ट कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, नाम लेके नहीं कर सकते, धुंधला करके छुपा के कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ने बड़ी चालाकी से कोशिश की। नेशनल फूड्स का एक इश्तिहार आया था एक ज़माने में, तो वो शान उनके बड़े कंपेरेटर हैं, तो शान का नाम तो नहीं ले सकते वो, मगर उन्होंने क्या किया कि शान जो एक्टर हैं उनको इश्तिहार में ले लिया और दिखाया कि शान साहब ने नेशनल फूड्स का बनाया हुआ कोई खाना खाया और बड़ा मज़ा आया उन्हें। तो अब तो फिर एंड लाइन में आता था कि अब तो शान भी मान गए। तो शान वालों ने इस पे कंप्लेंट की, और ये जुमला इश्तिहार से नेशनल फूड वालों को निकालना पड़ा कि अब तो शान भी मान गए कि भाई हमारा नाम ले रहे हैं। बाहर की कंपनीज में, बाहर की कंट्रीज में जो है वो बहुत सी ममालिक में इजाज़त है, नाम आप ले सकते हैं, मगर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ये मना है, व्हाटएवर रीज़न की वजह से। ओके, टेस्टिमोनियल, कोई मशहूर शख्सियत या कोई नॉर्मल कस्टमर वो गवाही दे रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। एरियल ने ये अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए लीवर से, क्योंकि लीवर्स वाले हमेशा कोई वेल नोन मॉडल्स को यूज़ करते थे या अट्रैक्टिव फेसेस, तो उन्होंने ऑर्डिनरी लुकिंग, नॉर्मल लुकिंग हाउसवाइफ्स को नॉर्मल घरानों में उनसे टेस्टिमनी दिलवाई। ज़ाहिर है पैसे दिए होंगे उन्हें कुछ, मगर एवरेज कस्टमर के हाँ भाई एरियल से जो है ना बहुत अच्छा जो है वो हमें फ़ायदा हुआ, और बहुत अच्छा ही पाउडर है और किफ़ायत का भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, ये तो हो गए इंफॉर्मेशनल जो कस्टमर के माइंड को अपील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशनल जो आपके फिर फीलिंग्स और इमेजिनेशन को अपील कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक दोनों लेवल से है। एक तो आपके, जब आप सेलियंस से ऊपर जाएं तो आपके प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक वो होता है, और दूसरे आपके इमेजरी का होता है। तो इमेजरी में आप जो इमेजरी बनाना चाह रहे हैं अपनी ब्रांड की, उसका फिर रिफ्लेक्शन आता है कस्टमर की फीलिंग्स के उसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग जो है वो इमेजेस को ज़्यादा अपील करती है, और इसमें मुख्तलिफ ये एस्पेक्ट्स हैं। टिपिकल आम तौर का दिखा दें, या एस्पिरेशनल यूजेज आप दिखा दें कि भाई अगर आप ये बनना चाहते हैं, इस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, नॉर्मल जिसमें आप हैं, या जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको मार्केटिंग में याद हो, रेफरेंस ग्रुप्स का एक कॉन्सेप्ट था। तो रेफरेंस ग्रुप में हम आपके फैमिली मेंबर सबसे बड़ा रेफरेंस ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं यूनिवर्सिटी के, ऑफिस के,
तो ये तो मेंबरशिप ग्रुप हो गए जिनमें आप बिलोंग करते हैं। फिर नॉन मेंबरशिप ग्रुप में रेफरेंस वो होते हैं एस्पिरेशनल ग्रुप के, जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। तो उसमें ये दिखा सकते हैं कि बस ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया तो आप उस जैसे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे या उस सिचुएशन में आ जाएंगे जो कि आइडियल है। ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे प्रोडक्ट के यूज करने से, ठीक है। और इसमें जो भी ब्रांड की आपने पर्सनालिटी बनाई है, वो जो है एक्सक्यूज मी, वो भी आपको समझ आनी चाहिए और देखनी चाहिए। तो वो इश्तिहार आप कोई रिकॉल कर सकते हैं जिनमें प्रोडक्ट के यूज करते ही एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और दुनिया ही बदल गई और सीनरी बदल गई और कस्टमर को जो है ना वो सेटिस्फैक्शन मिल गई। ऐसे कोई इश्तिहार आ रहे हैं जहन में? सर वो फेयर एंड लवली का है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और एकदम से गोरा। मैंने ये वाला इश्तिहार नहीं देखा हुआ। उसमें क्या दिखाते हैं कि 3 दिन में जो है वो रंगत बदल गई? या सर एक वीक में, वो फेयर एंड लवली का इश्तिहार है ना, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करके एक वीक खत्म होते ही बिल्कुल गोरी चिट्टी बन जाती है वो। अच्छा, अच्छा, ये मैंने नहीं देखा हुआ इश्तिहार। और इसका वो आई थिंक क्लास में डिस्कस भी किया था। एक और इनका सस्ता कंपैरेटर है, ब्राइडो पर्ल क्रीम। इन्होंने नाम में ही ब्राइड शामिल कर दिया है, ठीक है ना। वो इश्तिहार शायद आपने देखा हो कि लिटरली झुग्गी के बाहर एक बिल्कुल डार्क कलर्ड की लड़की खड़ी हुई है, जो कि गुजरते हुए एक करोला में गुजरते हुए एक लड़के को देखती है हसरत के साथ कि ये शायद मुझे देखे, मगर वो बगैर देखे गुजर जाता है, ठीक है। इश्तिहार देखा है आपने ब्राइडो पर्ल क्रीम का? नो सर, ये याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम सेटअप हो गया कि भाई आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि आप गरीब हैं और काला रंग है। सोल्यूशन, ब्राइडो पर्ल क्रीम। वो लगाना शुरू करती है, ये 30 सेकंड के अंदर हो रहा है सारा, और वो उनकी रंगत बिल्कुल गोरी हो गई। और एंड में आखिरी 10 सेकंड में क्या दिखाते हैं कि वो दुल्हन बन गई है और वो डिफेंस टाइप के किसी पिलरों वाले घर में जो है वो मतलब शिफ्ट हो गई। तो वो जो करोला में गुजर रहे थे बगैर तवज्जो दिए हुए उनको, वो उन्होंने पसंद कर लिया क्योंकि चंद दिनों में ब्राइडो पर्ल क्रीम ने कमाल दिखा दिया। दिस इज ridiculous, this is unbelievable, unrealistic, but this is an example of a transformational advertising. या साबुन से, ये बाहर के एड में दिखाते हैं, वो अपने शावर में साबुन से नहाना शुरू किया तो अचानक कहीं एग्जॉटिक बीच की रिजॉर्ट पे पहुंच गए। मतलब ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं उस साबुन से या शावर जेल से नहाने से कि जैसे आप कहीं लग्जरी रिजॉर्ट पे हो वेकेशन पे। तो आप कस्टमर से अगर आप पूछेंगे कि आपको यकीन है कि ऐसा हो जाएगा, ये तो कस्टमर जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, मगर हमारे जो इमोशनल पार्ट है ना माइंड का, उस पर जरूर ये इमेजरी का असर हो जाता है, चाहे कस्टमर माने या ना माने। अगर नहीं असर हो रहा होता ना तो इस किस्म के इश्तिहार आ नहीं रहे होते। अगेन, हर कस्टमर पे हर इश्तिहार असर नहीं कर जाएगा। बात ये होती है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स पे असर हुआ या नहीं हुआ और सेल्स में अपटेक आया या नहीं आया, ठीक है। जब ब्रांड पर्सोना की हम क्लास में बात कर सकें कि अगर ब्रांड जिंदा हो जाए तो उसका एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, नौकरी, गाड़ी, घर, कपड़े, रहन सहन क्या होगा अगर ब्रांड जिंदा होकर इंसान बन जाए। वो ब्रांड की पर्सनालिटी होती है जिससे ब्रांड इमेजरी बनती है, और फिर हम मैचिंग करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के जहन में क्या ख्यालात और जज्बात चल रहे हैं, वो मैच है या नहीं। थर्ड जो कैटेगरी है हमारे क्रिएटिव स्ट्रेटजी की, वो मोटिवेशनल है। ये अगले चैप्टर में जो हम सेकेंडरी लेवरेजिंग करेंगे उससे बड़ा इसका लिंक है, क्योंकि वहाँ से आप ब्रांड की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स से फायदा नहीं उठा रहे बल्कि लेवरेज कर रहे हैं, जैसे लीवर से चीज उठाते हैं
भारी वजन को आसानी से उठा लेते हैं, तो वो खैर अगले चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप ब्रांड की पोजिशनिंग करने के लिए आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूफोन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट। उनकी किसको लेते थे, कोई ना कोई मज़ाहिया सीन है, कोई जोक हो रहा है और वो जो है हंसी मजाक के जरिए से बात हो रही है। तो ध्यान में रखें कि वो प्रोडक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन कोई खास पेश नहीं कर रहे, वो कोई ट्रांसफॉर्मेशनल इमेजरी नहीं दिखा रहे, बस वो हंसी मजाक से कस्टमर का माइंडसेट जो है ना वो टच टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया ये है कि इनको हंसी आएगी, मजा आएगा इनको इश्तिहार देख के, तो ये जो मूड इनका बना है, ये फीलिंग्स ये ट्रांसफर हो जाएंगी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आती है, लॉजिकल लगता है? यस और नो? सर जैसे आपने बोला था कि मतलब सिर्फ ये याद रह जाता है कि वो मतलब ये कॉमेडी थी ये थी, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में लोग भूल जाते हैं, तो मे भी हो सकते हैं। हाँ, देखिए, मैं अगेन जब बात करते हैं ना, कस्टमर रिलेशनशिप का आपने पढ़ा है, तो कस्टमर रिलेशनशिप में वो क्लास में आपको याद होगा दायरे बनाता था कि, बल्कि यहाँ बना देता हूँ, 2 मिनट में ये काम तो हो ही सकता है। इफ यू रिमेम्बर, आई वुड ड्रॉ समथिंग लाइक दिस कि ये एनिमल बिहेवियर है और उसका एक सबसेट है यस ह्यूमन सर। बिहेवियर, और उसका एक सबसेट है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो बात अभी हुई है ना कि ह्यूमर एक्साइटमेंट, जिसका डायरेक्ट प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो ट्रांसफर जरूर हो रहे हैं वो इमोशंस आपके ब्रांड पे, 100% गारंटी के साथ नहीं, एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो ह्यूमन बिहेवियर की मैं बात करूंगा कि वो कहते हैं कि अगर आपको अगेन आपके एज ग्रुप और लाइफस्टाइल के लिहाज से शायद समझ आ जाएगा, अगर आपको किसी को मरूब करना है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उनको ऐसी जगह पे आप सैर व तफरीह के लिए ले जाएं जो कि बड़ी एक्साइटिंग हो। लेट्स से कोई थीम पार्क है, ठीक है, वहाँ राइड्स हैं और गेम्स हैं और फन है और रोलर कोस्टर है, तो वो जो रोलर कोस्टर पे राइड करते हुए जो एक्साइटमेंट होगी, वो तो रोलर कोस्टर की राइड की वजह से है, मगर वो ट्रांसफर क्योंकि आप साथ हैं, वो आपके साथ भी लिंक बन जाएगा दिमाग में। यही की यही चीज ये लोग यूज कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। ठीक है ना, तो कंज्यूमर बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर से बाहर नहीं निकल सकता। ये फीलिंग्स है सारी, वार्मथ, क्या मैं एक ये यही तो है वो अपनापन, मिसाल के तौर पे वो दिखा रहे हैं ये फैमिली गेट टुगेदर हुआ है और सब खुश हैं, तो इसका चाय से क्या ताल्लुक है? आप लस्सी पिला दो, आप सॉफ्ट ड्रिंक पिला दो, आप पानी पिला दो, नहीं, वो जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं वो ट्रांसफर हो जाए किसी तरह प्रोडक्ट पे। सेक्स अपील यूज की जा सकती है, पाकिस्तान में थोड़ी सी कल्चरल लिमिटेशंस हैं, तो बस हम लव के लेवल तक जो है उसको ले जाते हैं बहुत से